दोस्तों, आज हम बताएंगे लाल किले के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। यह वो इमारत है जिसकी तकदीर वक्त ने मानो अपने हाथों से लिखी। पुराने हिंदुस्तान को आज का हिंदुस्तान बनने में जितने ज़माने लगे और जो कहानियाँ गढ़ी गई, दिल्ली का यह लाल किला उनका गवाह बना। पिछली 4 सदियों में इस इमारत ने इतिहास को ना चाहे कितनी करवटें बदलते देखा। इस इमारत ने गुजरते दौर देखे हैं, बदलते ज़माने देखे हैं। वो हुकूमतें जिनकी बादशाहत कभी पूरे हिंदुस्तान पर थी, उन हुकूमतों को पल में निरस्त नाबूद हुए देखा है। इस वीडियो में आप लाल किले के बारे में 23 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने कभी सुनी होगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। दिल्ली के इस लाल किले का जो ये नाम है, इन बड़ी सी लाल पत्थर से बनी दीवारों की वजह से पड़ा है, और यह नाम शायद 19वीं सदी में अंग्रेज़ों के ज़माने से पड़ा है। वो अंग्रेज़ी थे जिन्हें इस किले का नाम रेड फोर्ट दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस किले का असली नाम किला ए मुबारक है। यह नाम शाहजहां ने इसे दिया था। शाहजहां ने लाल किला बनवाने का तब सोचा जब उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली बदल दी जाए। अकबर के ज़माने में मुग़लों की राजधानी आगरा हुआ करती थी। अकबर को दिल्ली उतनी पसंद नहीं थी, क्योंकि दिल्ली अकबर को अपने पिता हुमायूं की शेरशाह से शुरू हुई हार याद दिलाती थी। लेकिन शाहजहां आगरा की गर्मी से परेशान थे और उन्होंने दिल्ली वापस आने का मन बना लिया। उन्होंने तय किया कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली में शाहजहां ने एक शहर बनवाया जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद। इसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। इसी शहर के बीच भव्य लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। नंबर 21। सन 1638 में शाहजहां ने लाल किला बनवाने का हुक्म दिया और उन्हें पूरे 10 साल बाद सन 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तब उस समय शाहजहां अफ़गानिस्तान के काबुल में थे। जब उन्हें यह खबर दी गई तब शाहजहां वहां से फ़ौरन दिल्ली वापस आ गए। नंबर 20। लाल किले के 2 मुख्य दरवाजे थे, दिल्ली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जामा मस्जिद जाया करते थे, लेकिन बाद में औरंगज़ेब ने लाल किले के अंदर ही अपने और अपनी बेगमों के लिए निजी मस्जिद बनवा ली, जिसे मोती मस्जिद भी कहा जाता है। नंबर 19। दिल्ली दरवाज़ा तो अब आम जनता के लिए खुला नहीं है, सिर्फ लाहौरी दरवाजे के ज़रिए ही लोग किले के अंदर जा सकते हैं। लाहौरी दरवाज़ा का नाम लाहौरी दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि मुग़लों के ज़माने में 3 शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे, दिल्ली, आगरा और लाहौर। और इस दरवाजे का जो फ्रंट है वो लाहौर शहर की तरफ है, इसलिए इसे लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। नंबर 18। इस लाहौरी दरवाजे के सामने औरंगज़ेब ने यह दीवार बनवा दी थी। इसे घूंघट वाली दीवार भी कहा जाता है। लाहौरी दरवाज़ा चांदनी चौक के बिल्कुल सामने पड़ता है और इस दरवाजे से दीवान ए आम साफ दिखाई देता था, जो कि बादशाह के बैठने की जगह थी। इसलिए लोगों की बादशाह अदब के लिहाज से चांदनी चौक पर पैदल चलना पड़ता था। यह दुविधा खत्म करने के लिए और किले को और भी प्रोटेक्शन देने के लिए औरंगज़ेब ने लाहौरी दरवाज़ों के सामने एक दीवार बनवा दी थी। शाहजहां को औरंगज़ेब की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि चांदनी चौक पर खड़े होकर अगर कोई लाल किले को देखता था
तब सामने लाहौरी दरवाज़ा बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था, लेकिन बाद में दीवार बन जाने के बाद वो उतना भव्य नहीं रहा। जब यह दीवार बनवाई गई, उन दिनों शाहजहाँ आगरा में कैद थे। आगरा से ही शाहजहाँ ने औरंगजेब को एक खत लिखा। खत में शाहजहाँ ने लिखा कि बेटे, दीवार बनाकर मानो तुमने किले की दुल्हन पर घूंघट डाल दिया है। नंबर 17। इसी घूंघट वाली दीवार पर खड़े होकर 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहली बार आज़ाद भारत का तिरंगा लहराया था। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला हर साल दोहराया जाता है। नंबर 16। लाहौरी दरवाजे से अंदर आते ही लाल किले का मीना बाजार शुरू हो जाता है। इसे सत्ता बाजार भी कहा जाता है। यह बाजार शाहजहाँ ने अपनी बेगमों के लिए बनवाया था। किले में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था, उस तरह का सामान इस बाजार में मिलता था। एक ज़माना था तब अरब और फारस देशों के व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ बेचने आते थे। अच्छी बात यह है कि यह बाजार 350 साल बाद आज भी उन्हीं रंगीनियों के साथ जिंदा है और आज भी लोग यहाँ से तरह तरह के सामान खरीद कर ले जाते हैं। नंबर 15। सत्ता बाजार ख़त्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है नौबत खाना। नौबत खाने के ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशियन बैठते थे और यहाँ पर दिन में 5 बार नौबत बजाई जाती थी। अलग अलग वक्त को बतलाने के लिए नौबत खाने में बादशाह की आने की खबर के लिए नौबत बजा करती थी। इसी नौबत खाने के अंदर 9वें मुग़ल बादशाह जहांदार शाह और 10वें फर्रुखसियर का कत्ल किया गया था। नंबर 14। नौबत खाने के बिल्कुल सामने पड़ता है दीवान-ए-आम। नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, यानी ऐसा शाही दरबार जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवान-ए-आम में मौजूद इस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। बादशाह के इस सिंहासन को नशे-मंद-ए-जिल-ए-इलाही कहा जाता था, यानी ऐसा स्थान जिस पर ईश्वर की छाया हो। इस सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक बड़ा तख्त रखा है, जिस पर खड़े होकर वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानियां सुनाता था या कोई गुजारिश पेश करता था। दीवान-ए-आम के सिंहासन की इस पिछली दीवार पर संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है। इस पत्थर पर इतनी खूबसूरत चित्रकारी की गई है जिसकी मिसाल दी नहीं जा सकती। यह चित्रकारी ऑस्टन द बोर्डो द्वारा की गई थी। नंबर 13। लाल किले की अगली इमारत है दीवान-ए-खास, यानी ऐसा दरबार जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे, जैसे बादशाह के मंत्री, सलाहकार और उनके मेहमान। दीवान-ए-खास की यह पूरी इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसी दीवान-ए-खास में बादशाह का वो आलीशान सिंहासन रखा हुआ है जिसके चर्चे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। बादशाह के इस सिंहासन का नाम तख्त-ए-ताऊस। यह सिंहासन सोने व चांदी, हीरे जवाहरातों से बना हुआ था। इस सिंहासन को पीकॉक थ्रोन भी कहा जाता था। इसके ऊपरी सिरे पर हीरे मोतियों से बने 2 मोर थे। इस सिंहासन में भारत का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। इस सिंहासन की कीमत 17वीं सदी में भी कहीं करोड़ों की थी। फिर 1739 में ईरान का बादशाह
नादिर शाह भारत आया। उसने दिल्ली पर हमला बोल दिया। उसकी सेना ने दिल्ली को जमकर लूटा और वह लाल किले की कई बेहद कीमती चीज़ों के साथ पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया। कहा जाता है कि दिल्ली को लूटने के बाद जब नादिर शाह और उनकी सेना ईरान वापस जा रही थी, तब रास्ते में उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया और कई चीज़ें लूट ली। उनमें से एक पीकॉक थ्रोन भी था। लुटेरों ने पीकॉक थ्रोन को तोड़कर उसके कई हिस्से कर दिए और उसे आपस में बांट लिया। कहा जाता है कि पीकॉक थ्रोन के टूटे हुए निचले हिस्से को आखिरी बार तेहरान के एक म्यूजियम में देखा गया था। तख्त-ए-ताउस में बैठकर शाहजहाँ दीवान एक खास में बादशाह अपने खास लोगों से मिलते थे और सलाह मशवरा करते थे। दीवान एक खास लाल किले का सबसे खूबसूरत महल हुआ करता था। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महल की पूरी छत चांदी की हुआ करती थी। बाद में उस चांदी की छत को निकाल लिया गया। इसकी संगमरमर की दीवारों जगह जगह पर कीमती पत्थर और नगीने जड़े हुए थे, जिन्हें लोग निकाल कर ले गए। अब उनके सिर्फ निशान बाकी हैं। इसी दीवान एक खास में फारसी की वो मशहूर पंक्तियाँ लिखी हुई है। अगर फिर दोस्त बररुए जमी अस्त, हमी अस्त हो, हमी अस्त हो, हमी अस्त हो। यानी अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है। नंबर 12। किले के अंदर कोई सबसे सुंदरतम रचना थी। नहर-ए-बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर। इस नहर का शाहजहाँ ने जन्नत की परिकल्पना पर बनवाया था। नहर-ए-बहिश्त जब महलों से होती हुई बाग बगीचों के पास से बहती थी, तब मानो स्वर्ग जैसा एहसास करवाती थी। इसके बहने से पानी की बड़ी मधुर आवाज़ पैदा होती थी। नहर-ए-बहिश्त में फव्वारे बने हुए थे। इससे निकलते फव्वारे मानो गर्मियों में भी सावन का एहसास करवाते थे। वैसे तो नहर-ए-बहिश्त लाल किले के अंदर कई जगह से बहती थी, लेकिन इसे महलों के बीच से इसलिए बनाया गया ताकि नहर के पानी से महलों के अंदर ठंडक रहे। नहर-ए-बहिश्त में पानी को चलाए रखने के लिए यमुना नदी से पानी उठाया जाता था। नंबर 11। शाहजहाँ ने अपनी रानियों और किले की अन्य शाही औरतों के लिए जो महल बनवाए थे, उनमें पहला महल है रंग महल। यह बहुत ही बड़ा महल है। इस महल के बीच से नहर-ए-बहिश्त बहा करती थी, जो इसे गर्मियों में भी ठंडा रखती थी। अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत के दौरान रंग महल को रसोई घर में बदल दिया था। इस महल की दीवारों पर कीमती पत्थर और मोती जड़े हुए थे, लेकिन अब नहीं है। बाकी का वीडियो अगले पार्ट में देखें।